तो भाई लोग इन्फिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो का ये पार्ट 9 है और मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से फाइनली मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। शायद आपको फील ना हो लेकिन मेरे लिए आपके एक सब्सक्राइब की कीमत बहुत ही ज्यादा है। आपका हर एक कमेंट और हर एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी आपका सपोर्ट और प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि हमारे डीन और सिस्टर यान हमारे एमसी के स्किन टेम्पररिंग के राउंड 1 की तैयारी में लग जाते हैं और इस पे हमारे एमसी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने समर वेकेशन में अपना स्किन टेम्पररिंग का राउंड 1 कंप्लीट कर लिया है। और ये सुन के डीन और सिस्टर यान को अपने कानों पे भरोसा नहीं होता। सिस्टर यान कहती कि अभी उसने क्या कहा और डीन कहते कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया और अब आगे। और युयान कहती है कि तुम मजाक कर रहे होगे, समर वेकेशन में तुम घर पे अकेले थे और कोई सिखाने वाला भी नहीं था। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि तुमने अपने QI और ब्लड को कंट्रोल करना सीख लिया, पर तुमने आखिर स्किन टेम्परिंग कैसे सीखी और अपने पूरे स्किन को टेम्पर किया तो किया कैसे। और हमारा एमसी कहता है कि सच तो ये है कि मैंने सिर्फ आधे घंटे की बुक रीडिंग के बाद ही ये सब सीख लिया। ट्रांसलेटेड ब्लड टेम्परिंग के टेक्निक मैनुअल में काफी डिटेल में बताया गया है। कुछ दिनों तक इसे स्टडी करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि आखिर स्किन टेम्पर कैसे करना है। इधर हमारे डीन कहते हैं कि एमसी देखो बेटा, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम्हें शायद लगा होगा कि तुमने स्किन टेम्परिंग खत्म कर ली है, पर असल में ऐसा नहीं है। इधर आओ बेटा और तुम मुझे अपना हाथ दो, मुझे खुद वेरीफाई करने दो। और हमारे एमसी के रियल पावर के बारे में हमारे डीन को अंदाजा ना लग जाए, इसलिए हमारा एमसी बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट नेचुरल कैमोफ्लेज यूज करता है और वो अपने लेवल को ऑर्डिनरी लेवल 5th जैसा दिखाता है और अपने प्रोग्रेस को राउंड 1 स्किन टेम्पररिंग के जैसे। और हमारे डीन हमारे एमसी के हाथों को चेक करने लगते हैं और हमारे एमसी के हाथों को छूते ही हमारे डीन कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, इसने सच में स्किन टेम्पररिंग का पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है। और इस पे युयान कहती कि लेकिन आखिर तुमने ऐसा किया कैसे। और शॉक में हमारे डीन कहते हैं कि एमसी आखिर तुम किस बायोलॉजिकल लेवल पे हो। और हमारा एमसी कहते हैं कि शायद ऑर्डिनरी लेवल 5। और ये सुनते ही हमारे डीन जोर से चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि एक जीनियस, एक बेमिसाल जीनियस, अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है, प्योर ब्लडेड ह्यूमन पाथ अब सिक्योर है। और तभी अचानक से हमारे डीन हमारे एमसी के गले लग जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे होते हुए प्योर ब्लडेड ह्यूमन बॉडी जरूर ऑर्डिनरी लेवल के लिमिट्स को तोड़ेगी और एडवांस लेवल में इवॉल्व हो जाएगी या फिर शायद एडवांस लेवल से भी आगे निकल जाएगी। और ये सब देख के यान सोचती है कि हर शेर के ऊपर एक सवा शेर जरूर होता है, जैसे हर बादल के ऊपर एक बड़ा बादल होता है। पर अब जब कोई हमसे भी ज्यादा काबिल हमें लीड कर रहा है तो हम प्योर ब्लडेड ह्यूमन पाथ पर और भी आगे बढ़ सकते हैं। सच में ये एक आशीर्वाद जैसा है। और यान डीन से कहती है कि डीन हमें जल्द से जल्द एमसी के पावर्स के बारे में सबको बता देना चाहिए ताकि और भी जीनियस ट्रिवेन पेवेलियन को ज्वाइन करें और हमें ज्यादा फंडिंग मिले। और जिस पे डीन कहते हैं कि नहीं, एमसी की बात अभी बाहर नहीं फैलनी चाहिए। एमसी की प्योर ब्लडेड ह्यूमन पाथ के साथ कमाल की कंपैटिबिलिटी को जल्दीबाजी में एक्सपोज करना उसके लिए खतरनाक बन सकता है। हम देखते हैं डीन हमारे एमसी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वैसे भी असली जीनियस क्वालिटी पे डिपेंड होता है, क्वांटिटी पे नहीं। आज जब हमारे पास एमसी है तो हमें अपने सारे रिसोर्सेस उस पे लगा देने चाहिए और ऑर्डिनरी लेवल के लिमिट्स को तोड़ने में उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पे यान कहती कि हाँ समझ गई। और फिर यान कहती है कि पर अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कितनी फंडिंग खो देंगे। बिना ज्यादा फंडिंग के हम प्योर ब्लडेड ह्यूमन पाथ पर अपनी रिसर्च कैसे जारी रखेंगे। और डीन कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं अपने सारे कनेक्शंस यूज करूंगा एमसी के लिए उसके रिसोर्सेज की तैयारी में। एक बार अगर एमसी अच्छा परफॉर्म कर लेगा तो मैं उसके लिए एक पावरफुल बैकर ढूंढूंगा जो कि उसकी सेफ्टी का ध्यान रख सके। वैसे बैकर का मतलब ये होता है कि वो इंसान या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सपोर्ट कर सके। और इसके बाद उसके बारे में हम जमकर प्रचार करेंगे और अपने ट्रिवेन पेवेलियन की फिलॉसफी को प्रमोट करेंगे। और इस सब पे यान कहती है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी डीन, आपने हमेशा की तरह सब कुछ कितना गहराई से सोचा है। और डीन कहते हैं कि हाँ वो तो है। और ये सब सुन के हमारे एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं पहले से ऑर्डिनरी लेवल 9th रैंक पे हूँ और मसल टेम्पररिंग के साथ साथ बोन टेम्पररिंग भी खत्म कर चुका हूँ और अब सेकंड राउंड की टेम्पररिंग पूरी कर रहा हूँ, तो शायद ये लोग अपना दिमाग पूरी तरह से खो देंगे। तभी हमारे डीन हमारे एमसी का नाम चिल्लाते हैं। वो कहते हैं एमसी अब से तुम्हें मार्शल आर्ट कॉलेज में क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे बेसिक्स कोर्सेज तुम्हें ज्यादा मदद नहीं करेंगे, तुम बस सीधा रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाया करो। अब से तुम्हारी सिस्टर यान तुम्हारी असिस्टेंट होगी। और ये सब सुन के यान थोड़ी गुस्से में कहती है कि डीन क्या आप मुझे एक जूनियर असिस्टेंट बना रहे हैं, क्या मेरी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं। और डीन कहते कि हम पहले से प्योर ब्लड ह्यूमन के पाथ पर रिसर्च कर रहे हैं, इस वक्त हम इज्जत का क्या ही करेंगे। अब तो हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि इस पे तो बुलेट का भी असर नहीं होगा। और इस पे हमारी यान एक ऑड एक्सप्रेशन देती है। और आगे डीन कहते हैं कि कल दोपहर को यूनिवर्सिटी फ्रेशमैन वेलकम असेंबली करेगी
मिलेगी और उसके बाद फ्रेशमैन किंग चुनने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। तुम्हारे अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से जब तक कुछ अनबिलीवेबल ना हो जाए फ्रेशमैन किंग का टाइटल तो तुम्हें ही मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, जब तुम टेस्ट में हिस्सा लो तो याद रखना कि एवोल्यूशन कॉलेज और मैकेनिकल कॉलेज के फ्रेशमैन को पूरी तरह से क्रश कर देना, ताकि हमारे मार्शल आर्ट कॉलेज का थोड़ा नाम रोशन हो सके। और जब तुम इस सब में कामयाब हो जाओगे तो तुम्हें मैं 10 QI और ब्लड के पिल्स दूंगा। और इस पे यान कहती है कि मुझे तो लगा ही था कि आपका असली मकसद ऐसा ही कुछ होगा। डीन कहते हैं कि फ्रेशमैन किंग का टाइटल जीतने से तुम्हें 10 यूनिवर्सिटी क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। समय आगे बढ़ता है और जल्द ही शंघाई यूनिवर्सिटी की फ्रेशमैन वेलकम असेंबली का दिन भी आ जाता है और हम देखते हैं कि हमारे MC और क्यूनहान एक जगह बैठे हुए होते हैं और उन दोनों को देख के लोग कई सारी बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या ये नांगेई प्रोविंस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर नहीं है जिसने ट्रिवियन पेवेलियन को भी ज्वाइन किया है। दूसरा कहता है लेकिन ये क्यूनहान के साथ क्यों बैठा है। तीसरा लड़का कहता है कहीं मेरी गॉडेस के साथ इसका कोई चक्कर तो नहीं है ना। और तभी वो लड़का हमारे हीरोज के पास आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम लोगों को मैं याद हूँ। और जिसपे हमारा MC कहता है कि हाँ तुम मुझे याद हो। और वो लड़का पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो। और इस पे हमारा MC कहता है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और हमारे MC के मुंह से ये सारी बातें सुन के वो लड़का वहाँ से खिसकने लगता है। और तभी हमारे MC की नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसके बिल्ली की तरह कान होते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़की भी अचानक से हमारे MC की तरफ देखती है। और आगे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ प्रिंसिपल यूयान भी आ जाती हैं और तभी एंकर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव को स्टेज पे आने की गुजारिश करता है और हम देखते हैं कि भीड़ में से कोई उठता है और उसे देखते ही सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। एक कहता है क्या यही है फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव। एक कहता है कि मैंने सुना है फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव अक्सर सारे नए स्टूडेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। एक कहता है कि इस ली मोयू ने अपने बालों को ब्लॉन्ड में कलर किया है और ये बहुत ज्यादा बातें करता है। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई जीनियस वाली बात है। तो कोई कहता है कि हमें बुक को उसके कवर पेज से नहीं जज करना चाहिए। और ये सुन के वो लड़का अपने मन में सोचता है कि तुमने सही कहा, आगे तो ये लोग और भी शॉक होने वाले हैं। मैंने जानबूझ के अपने बालों को ब्लॉन्ड में डाई करवाया है और मैं जानबूझ के इतना ज्यादा बोलने का दिखावा कर रहा था ताकि सब लोग सोचे कि मैं एक चोमू हूँ। लेकिन अब ये मेरा ऑरा फार्मिंग का मूवमेंट है और अब मैं फाइनली एक बड़ा धमाका कर सकता हूँ। और ये लड़का स्टेज पे पहुंचता है और वो कहता है कि ली यी जिन के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। और हमारा MC मन में सोचता है कि आखिर उस क्योटो प्रोडिजी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। आगे वो लड़का कहता है कि पर जो बात आप सब में से ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि यी जिन का एक उतना ही टैलेंटेड एक छोटा भाई है और वो इस साल के क्योटो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर भी है। उसका जीन फ्यूजन कंपैटिबिलिटी लगभग 16% है। पूरे देश में फर्स्ट प्लेस के लिए नांगेई प्रोविंस के टॉप स्टूडेंट के साथ टाई करते हुए उसका फिजिकल टेस्ट स्कोर भी पूरे देश में नंबर 1 था। और वो जीनियस छोटा भाई और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, ली मोयू, जो ठीक आपके सामने खड़ा है। आगे ये लड़का कहता है कि जब हम मिडिल स्कूल में थे तब मैंने और मेरे भाई ने एक चीज डिसाइड की थी, वो क्योटो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को तोड़ने का जिम्मेदार होगा और मैं शंघाई यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को तोड़ने का जिम्मेदार हूँ। दोनों यूनिवर्सिटीज के रिकॉर्ड पूरी तरह से हमारे होंगे, क्योटो के ली ब्रदर्स के नाम। और अचानक से वो लड़का बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है और वो कहता है कि अब तुम सबको मुझे दिखाने दो ऑर्डिनरी लेवल 5th रैंक का बायोलॉजिकल प्रेशर कैसा फील होता है। और हम देखते हैं कि इसके पावर से पूरे स्टेडियम का दबाव बढ़ जाता है। एक कहता है क्या ऑर्डिनरी लेवल 5th रैंक का बायोलॉजिकल प्रेशर कुछ ऐसा होता है। एक कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ ऑर्डिनरी लेवल 3rd रैंक पे हैं और कुछ तो रैंक 2nd पे हैं। तो ये होता है हमारे और एक जीनियस के बीच का गैप। सच में ये बहुत निराशा की बात है। और ये लड़का बोलता है कि मेरा नाम ली मोयू है, इससे अच्छे से याद कर लेना। इधर हमारे क्यूनहान हमारे MC से कहती है कि वो ली मोयू कितना पागल है, वो सिर्फ ऑर्डिनरी लेवल 5th रैंक पे और उसे लगता है कि वो अमर है। उसे नहीं पता कि तुम उसे अपनी एक उंगली से भी मसल सकते हो। और हमारा MC कहता है कि चलो ज्यादा लोगों के सामने नहीं आते हैं और लो प्रोफाइल ही बने रहते हैं। और जिसपे हमारी क्यूनहान ठीक है कहती है। और आगे एंकर कहता है कि नेक्स्ट प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का जो शू होंग, जो स्टूडेंट यूनियन की तरफ से स्टेज पे बोलने आ रहे हैं। जो कि स्टेज पे आते ही एंकर कहता है कि प्रेसिडेंट जी ये लीजिए आपका माइक्रोफोन। और ये प्रेसिडेंट कहता है कि गुड आफ्टरनून फ्रेशमैन, मैं जो शू होंग हूँ, शंघाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का यूनियन प्रेसिडेंट। मैं यहाँ आज इम्पोर्टेंट 3 चीजों के बारे में बात करने आया हूँ। पहला, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट डिसिप्लिन फैकल्टी मैनेज नहीं करती है, इसे स्टूडेंट यूनियन देखती है और स्टूडेंट यूनियन के पास इतना ज्यादा पावर है कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूसरा, स्टूडेंट यूनियन हर साल स्प्रिंग सेमेस्टर की शुरुआत में फ्रेशमैन में से 10 स्टूडेंट को रिक्रूट करता है। रिक्रूटमेंट की कंडीशन पूरी तरह से सिर्फ स्ट्रेंथ पे बेस्ड होती है। जो फ्रेशमैन स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है उन्हें याद रखना चाहिए कि वो लोग अगले 6 महीनों में अपने स्ट्रेंथ को ढंग
उसे सबके सामने प्रेजेंट करें। शंघाई यूनिवर्सिटी का इनर कैंपस एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ ताकत का राज चलता है। ये बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पुराने प्रिंसिपल पर चलता है, जहाँ ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। ऐसा बिहेवियर जिसमें सीनियर जूनियर को दबाते हैं, यहाँ अक्सर ये होता रहता है। इसीलिए सभी को इसके लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। आगे ये प्रेसिडेंट बहुत ही डरावने तरीके से कहता है कि मुझे बस इतना ही कहना था, इससे पहले कि मैं स्टेज से नीचे उतरूं, मैं सबको एडवांस लेवल की ताकत को एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूं। और तभी जोहू अपने पावर्स को यूज करने लगता है। लोग कहते हैं क्या कमाल का बायोलॉजिकल प्रेशर है, यहाँ तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कोई कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और इधर हमारा एमसी सोचता है कि उसने एडवांस लेवल पर जो बायोलॉजिकल प्रेशर छोड़ा है वो वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी दूर से मुझ जैसे इंसान पर इसका असर ना के बराबर ही है, जो अभी सिर्फ ऑर्डिनरी लेवल 9th रैंक पर है। और उस लड़के के पावर्स को देख के सब लोग सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि उसने अपने पावर्स को बस 5 सेकंड के लिए दिखाया। दूसरा कहता है कि एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ मरने वाला हूँ। तीसरा कहता है तो ये होता है एक एडवांस लेवल बीन, सच में बहुत ही खौफनाक है। आगे हमारे प्रिंसिपल यूयान अनाउंस करती है कि फ्रेशमैन असेंबली खत्म होने के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट यहीं पे शुरू होगा। टेस्ट के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। तो रूल्स कुछ इस प्रकार हैं कि जिम्नाजियम के बीच में एक बड़ा सा मार्शल आर्ट स्टेज है। जो भी वहाँ 1 मिनट से ज्यादा अकेला खड़ा रह पाएगा उसे इस साल का फ्रेशमैन किंग बना दिया जाएगा और उसे 100 क्रेडिट्स भी मिलेंगे, और जो पिछले साल के रिवॉर्ड से 10 गुना ज्यादा है। और जो दूसरा इंसान 1 मिनट से ज्यादा खड़ा रह पाएगा उसे 2nd प्लेस मिलेगा और उसे 90 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। और ये रैंकिंग इसी तरह चलती रहेंगी 10th रैंक तक, और जिसे मिलेंगे 10 क्रेडिट्स पॉइंट। और वहीं खड़ा एक जीन फ्यूजर कहता है कि पिछले सालों में हमेशा हमारे जीनियस क्लास ही टॉप 10 में रही है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होगा। आगे प्रिंसिपल युआन कहती हैं कि टेस्ट के दौरान अगर नॉन जीनियस क्लास का एक भी फ्रेशमैन मतलब ऑर्डिनरी क्लास का स्टूडेंट टॉप 10 में जगह बना लेता है तो जीनियस क्लास को छोड़कर बाकी सारे फ्रेशमैन को 1 क्रेडिट मिलेगा। और तब एक लड़का कहता है कि 1 क्रेडिट 10,000 युआन के बराबर है। जब तक हम साथ मिलकर टॉप 10 में सिर्फ एक स्पॉट पक्का कर लेते हैं हम तब भी फायदे में ही रहेंगे। तभी किसी की जोर की आवाज सुनाई देती है, सब लोग शांत हो जाइए। और हम देखते हैं कि ये हमारा हीयू होता है। वो एंकर से माइक छीन के कहता है कि मैं एवोल्यूशन क्लास 6 से हीयू हूँ और मेरा डेस्क मेट एमसी है। डेस्क मेट मतलब उसका क्लासमेट या फिर वो इंसान जो कि उसके बगल में क्लास में बैठता है। हीयू कहता है कि आप सब जानते हैं कि उसने नैनजाई प्रोविंस के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 2nd रैंक लाई थी और उसने ट्रिवियन पेवेलियन को भी ज्वाइन कर लिया है और वो रेगुलर क्लास फ्रेशमैन में सबसे ज्यादा ताकतवर है। हीयू कहता है कि जब टेस्ट शुरू होगा तो हम सब जीनियस क्लास को घेरने पर फोकस करेंगे ताकि हमारा एमसी टॉप 10 में पहुंच सके। और ये सब सुन के सभी लोग हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ खड़े सारे फ्रेशमैन कहते हैं कि वो सही कह रहा है, चलो एमसी को टॉप 10 में जाने में मदद करते हैं। और दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, हमें एमसी के लिए रास्ता साफ करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ इतना ज्यादा सीरियस माहौल है और वहाँ डीन कहते हैं कि प्रेसिडेंट युआन आज शायद आप कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हैं। और हमारे प्रिंसिपल इस बात को इग्नोर कर देती हैं और डीन कहते हैं कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि साल की शुरुआत में ली यूजिन ने मार्शल आर्ट स्टेज पर आपको धोया था, क्या उसका बदला उसके छोटे भाई से लेना जरूरी था? और इस पे डीनमा कहता है कि हाँ, जब बात दया की आती है तो शंघाई यूनिवर्सिटी के लगभग 20,000 लोगों में से लिu चानवू आपसे बेहतर कौन हो सकता है? और डीन कहते हैं कि मेरी दया सिर्फ उस इंसान तक लिमिटेड रहती है जो उसमें इन्वॉल्व हो, मैं कभी भी उनकी फैमिली को बीच में नहीं घसीटा। और जिस पे डीनमा थोड़ा चिढ़ जाता है और ये सब देख के वो एडवांस लेवल वाला बंदा कहता है कि डीनमा अपनी बेटी को स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करवाइए, मैं उसे एक पोटेंशियल फ्यूचर प्रेसिडेंट की तरह ट्रेन करूंगा। और डीनमा कहता है कि उसने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, बस क्योटो में 3rd रैंक आई है और कुछ नहीं, वो पक्का यूनियन को ज्वाइन करेगी। और डीन कहता है कि प्रिंसिपल जोहू इस एडवांस लेवल वाले बंदे का नाम है, मैं शिवी का ख्याल रखने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। और जोहू बोलता है कि जब तक वो एक जीनियस है मैं इंश्योर करूंगा कि उसे पूरा सपोर्ट मिले। आपके ख्याल से टॉप फ्रेशमैन ली मोयू और मा जीवू में से इस साल फ्रेशमैन किंग का टाइटल कौन जीतेगा? और जोहू के बगल में खड़ा बंदा कहता है कि ये ली मोयू ही जीतेगी, उसका बायोलॉजिकल लेवल पहले से ही ऑर्डिनरी लेवल 5 रैंक तक पहुंच चुका है। इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ वो फ्रेशमैन के बीच लगभग इनविंसिबल है। और उसके बगल की लड़की कहती है कि डीन माँ की बेटी जी वुई, उसका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट ली मोयू से थोड़ा कम था पर उसने समर वेकेशन में शैडो नाइट कैट के जीन्स के साथ सक्सेसफुली फ्यूज कर लिया है। मुझे नहीं लगता उसकी करंट स्ट्रेंथ ली मोयू से कम होगी। और जोहू बोलता है कि मैं तो ली मोयू के साथ ही रहूंगा। भले ही माँ जी वुई ने जीन फ्यूजन करवाया है पर वो सिर्फ पार्शियल था, इसलिए उसका स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट काफी लिमिटेड होगी।
होगी। पार्शियल मतलब आधा अधूरा। ये सब सुन के हमारे डीन कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो ना ली मोयू और ना ही मा जीवी इस साल के फ्रेशमैन किंग बनेंगे। फ्रेशमैन किंग जाहिर है मेरे ट्रिवेन पेवेलियन के मेंबर में से ही कोई होगा, जैसे कि यमसी। और इस पे डीन मा कहता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में यमसी का फिजिकल टेस्ट स्कोर तो इस साल के फ्रेशमैन में टॉप 10 में भी नहीं था, तो आखिर वो फ्रेशमैन किंग कैसे बनेगा? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारे ट्रिवेन पेवेलियन में है, या फिर उसकी तारीफ आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको महंगे तरबूज बेचना पसंद है? और हमारे डीन बहुत ही शांत होकर बोलते हैं कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं है डीन माँ, तो क्या तुम्हें मुझसे बेट लगाने की हिम्मत है? और डीन माँ कहता है कि मैं तुझसे क्यों डरूंगा बे? और हमारे डीन कहते हैं तो फिर 100 क्रेडिट की बेट लगाते हैं। और डीन माँ कहता है ठीक है बेट लगाते हैं, हारने के बाद अपनी बात से मुकर मत जाना। और हम देते कि हमारे डीन को हमारे एमसी पे इतना विश्वास होता है कि वो बाकी सभी लोगों को भी बेट लगाने को कहते हैं, और जिसपे कई लोग ठीक है कहते हैं। और हमारे डीन प्रिंसिपल युआन से कहते हैं कि प्रिंसिपल युआन, आपके स्टेटस को देखते हुए यकीनन आप 1000 क्रेडिट तो लगा ही सकती हैं। और प्रिंसिपल युआन कहती हैं बिल्कुल। और ये सब देख के इधर डिनमा सोच रहा होता है कि इस बुढ़े में आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये इतना ज्यादा महंगा बेट लगा रहा है? कहीं उसने ली मोयू को जानबूझ के हारने के लिए रिश्वत तो नहीं दिया है? लेकिन मेरी बेटी अभी भी वहाँ नीचे ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि सच में यमसी इस साल का फ्रेशमैन किंग बन जाए? नहीं, ये तो नामुमकिन ही होना चाहिए। और तभी हमारे डीनमा के पास मैकेनिकल कॉलेज के डीन आते हैं और वो कहते हैं कि डीनमा, यमसी जो प्रोविंशियल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था, उसे तो आपके एवोल्यूशन कॉलेज में आना था, लेकिन डीन लियू ने बीच में ही उसे अपनी तरफ कर लिया। क्या ये सब देख के आपको दुख नहीं होता? और इस पे डीनमा कहता है कि वो सिर्फ एक प्रोविंशियल सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। मेरे एवोल्यूशन कॉलेज में तो ऐसे टैलेंट्स बहुत सारे हैं और एक के कम होने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो मैकेनिकल डीन सोचता है कि मैंने सुना है कि डीनमा ने ट्रिवेन पेवेलियन के आखिरी 3 सीनियर स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कर लिया, फिर भी वो ऐसा दिखावा कर रहा है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या ये साफ तौर पर बदला नहीं हुआ? और इधर हमारे चालाक डीन सोच रहे होते हैं कि मजा आ गया, 9 लोगों ने 100 क्रेडिट की शर्त लगाई और एक ने तो 1000 की। इस बार मैं मोटी कमाई करने वाला हूँ। और अचानक से जीनियस क्लास और नॉर्मल क्लास में लड़ाई छिड़ जाती है। उस भीड़ में से आवाज आती है, चलो सब लोग जीनियस क्लास की वाट लगा देते हैं। और इधर एक टकला कहता है कि ओह फाइनली शुरू हो गया एंट्रेंस टेस्ट। हम देखते हैं कि एक मार खाता हुआ बंदा कहता है कि मुझे मारना बंद करो, रुको मैं हार मानता हूँ। और ये सब देख के हमारा एमसी सोच रहा होता है कि जीनियस क्लास के काफी स्टूडेंट सिर्फ इसलिए अंदर आ पाए क्योंकि उनकी जीन फ्यूजन की कंपैटिबिलिटी हाई थी, पर जिन लोगों के पास असली ताकत थी। और तभी हमारा एमसी ऊपर देखता है और जीनियस क्लास के 12 एलाइड मेंबर्स को देख के सोचता है कि वो जीनियस क्लास के 12 एलाइड स्टूडेंट्स हैं जिनको ली मोयू और मा जीवी लीड कर रहे हैं। और तभी हमारा एमसी बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट डेंजर सेंस एक्टिवेट करता है और हमारे एमसी को पता चलता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर ली मोयू और मा जीवी का बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल 5 पे है और बाकी बचे हुए 10 लोगों का रैंक ऑर्डिनरी लेवल 4th है। और इधर हम देखते हैं जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जीत गए होते हैं इस लड़ाई में, वो कहते हैं कि तो जीनियस क्लास बस इतना ही कर सकती है, ये लोग तो पहले ही हमसे कूट खाकर ढेर हो गए हैं। और ये सारे ऑर्डिनरी लोग बौखला जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि वहाँ ऊपर छुपना बंद करो, नीचे आओ और अपनी पिटाई हमसे करवाओ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बहुत बड़ा स्टूडेंट नीचे कूदता है। वो कहता है कि तुम कमजोरों को परेशान करने के लिए भीड़ का सहारा लेते हो और अब सिर्फ कुछ कमजोरों को हरा कर तुम इतना उछल रहे हो, तो आओ मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, मुझ पे जैसे चाहे वैसे अटैक करो, मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा कि तुम असल में कितने कमजोर हो। और वो भीड़ कहती है चलो हमला करो उस पे, हमारी तादाद इतनी ज्यादा है तो हम इससे डर क्यों रहे हैं, अगर हम में से सबने एक एक पंच मारा तो हम इसे जमीन पे लेटा देंगे। और वो लड़का कहता है कि ये सारी चींटियां। और हम देखते हैं बस कुछ ही देर में ये सारे लोग उसके पंचेस से हवा में उड़ने लगते हैं। वो सभी लोग कई मीटर दूर जाके गिरते हैं और ये बड़ा बंदा कहता है कि चींटियां हमेशा चींटियां ही रहेंगी, चाहे वो कितनी भी तादाद में हो, वो एक हाथी पे एक खरोच भी नहीं छोड़ सकती। और उन्हीं ऑर्डिनरी लड़कों में से एक लड़का बोलता है कि यमसी ये बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, बार बार हमारे ऑर्डिनरी क्लास को चींटियां बोल रहा है, वहाँ जाओ और उसकी हेकड़ी निकाल दो। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने लगता है और वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर आने दो। और ये चुनौती सुनते ही वो बड़ा लड़का हमारे एमसी के सामने आ कूदा है और वो बड़ा लड़का कहता है कि तो तुम नांजे प्रोविंस की फिजिकल फिटनेस टेस्ट के टॉप स्कोरर हो, मैं तो काफी टाइम से तुमसे लड़ने के लिए बेताब था। मैं हूँ लूक विजी, प्रोविंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर। मेरी 100 मीटर की स्प्रिंट 5.6 सेकेंड की है, मेरा वर्टिकल जंप 4.5 मीटर्स है, मैं अपने सिंगल हैंड से लगभग 1150 किलो उठा सकता हूँ। एमसी क्या तुम अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के अपने फिजिकल टेस्ट के स्कोर को अनाउंस नहीं करने वाले?
और हमारा एमसी कहता है कि इसे अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें ये खुद एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि तुरंत हमारा एमसी उस बड़े से लड़के को एक किक मारता है और वो लड़का सीधे कोर्ट के बाहर जाके गिरता है और सभी लोग चीयर करने लगते हैं कि एमसी तुम कमाल के हो। और इधर हम देखते हैं कि ये सब देख के सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ये क्योटो प्रोडिजी का भाई सोचता है कि मुझे तो लगा था कि वो अपने टैक्टिक से जीतेगा, लेकिन इसके बजाय वो अपनी असली ताकत से जीत गया। प्रिंसिपल यूयान सोचती है कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और डीनमा सोचता है कि ये काफी शांत और सुशील दिखता है, पर अंदर से ये बिल्कुल ही रूथलेस है। रूथलेस का मतलब वो इंसान जो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता है। और तभी एक बंदा कोर्ट में एंटर होता है, इसका नाम होता है लियो, जैंगशी प्रोविंस का टॉप स्कोरर। और ये कहता है कि मैंने 100 मीटर रेस, और वो बेचारा अपना स्टैट्स बता ही रहा था। तभी हमारा एमसी उसे एक जोरदार किक मारता है और कोर्ट से बाहर फेंक देता है। और ऑडियंस बोलती है कि ये तो कमाल है, ये जीनियस क्लास के उन घमंडी जीनियस को पूरी तरह से क्रश कर रहा है। हम ऑर्डिनरी क्लास वालों के पास भी अपना खुद का एक जीनियस है। और ऑडियंस में से एक बंदा कहता है कि ली मोयू और मा यू हुई, अगर तुम लोग अभी आगे नहीं आए तो फ्रेशमैन किंग का टाइटल ऑर्डिनरी क्लास के हाथों में चला जाएगा। और ऐसा सुनते ही हम देखते हैं कोर्ट में एंटर होती है मा यू हुई की, अरे अपने डीनमा की बेटी। जीन क्लास वाले कहते हैं कि सिस्टर वुई बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, वो पक्का इसे कुचल देंगी। सिस्टर वुई इसे दिखा दो हमारे जीनियस क्लास असलियत में क्या कर सकती है। और वुई हमारे एमसी से कहती है कि ब्रदर एमसी सिर्फ इसलिए रहम मत दिखाना क्योंकि तुम्हारी ओपोनेंट एक लड़की है। और इधर हमारे एमसी की ऑडियंस कह रही होती है कि हमारा एमसी जरूर जीतेगा। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि एक जीन फ्यूजर को इतने पास से ऑब्जर्व करने का ये एक रेयर मौका है। और तभी वुई हमारे एमसी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ती है और हमारा एमसी भी सोचता है ये तो काफी फास्ट है, पर हमारा एमसी तुरंत उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वो सोचता है कि तो शैडो नाइट कैट के जीन के साथ फ्यूज होने के बाद इसे ये बूस्ट मिला है। और इधर वुई सोचती है कि उसने इतनी आसानी से डॉज कर लिया। वुई सोचती है कि मेरी अभी की हालत में मैं उसके लिए कोई भी बड़ा खतरा नहीं हूँ, ऐसे ही कंटिन्यू करना तो बेकार है। और वुई हमारे एमसी से कहती है कि मुझे अपने शैडो नाइट कैट के जीन्स को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए 30 सेकंड दो, फिर हम ढंग से लड़ेंगे। और हमारा एमसी कहता है ठीक है, जो करना है करो। और हमारा एमसी मन में सोचता है कि जीन एक्टिवेशन इतनी नजदीक से देखने के लिए मेरा ये अच्छा मौका है, मना करना तो बेवकूफी ही होगी। वुई की जीन एक्टिवेशन देख के कई लोग कहते हैं कि डीनमा आपकी बेटी के अंदर शैडो नाइट कैट के जीन्स इतने एडवांस लेवल तक फ्यूज हो चुके हैं, जीन फ्यूजन के लिए उसका टैलेंट बहुत ही ज्यादा हाई है। एक बंदा कहता है कि वो एक जीनियस है, जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। तीसरा बंदा कहता है कि वो क्योटो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की 3rd हाईएस्ट स्कोरर बनने की लायक है, उसका टैलेंट बाकी प्रोविंस के टॉप स्कोरर से भी ज्यादा है। पर इधर हमारा डिनमा अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने हाल ही में जीन फ्यूजन कंप्लीट किया है, अगर वो ऐसी ही चलती रही तो उसकी बॉडी को एक बुरा झटका झेलना पड़ेगा। लेकिन बचपन की तरह ही वो जिद्दी और कॉम्पिटिटिव है। और ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद वुई बोलती है कि एमसी तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तुमने सच में मेरे शैडो नाइट कैट के जीन को एक्टिवेट होने के लिए वेट किया। वैसे मैंने सोचा था कि ये जीन एक्टिवेशन के बाद बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी लगेगी, लेकिन ये तो खैर आगे बढ़ते हैं। और वुई कहती है कि अब तुम अपनी एरोगेंस की कीमत चुकाओगे। और पलक झपकते ही वो हमारे एमसी के ऊपर एक किक थ्रो करती है। और हमारा एमसी सोचता है कि पहले वो ऑर्डिनरी लेवल 5th रैंक पर थी, पर अब वो ऑर्डिनरी लेवल 6th रैंक के बिल्कुल करीब है। और ये सब सोचते ही हमारे एमसी उसके किक को डॉज कर लेता है। और वुई सोचती है कि मैं अभी भी इसे हिट नहीं कर पा रही हूँ। आगे वुई अपनी जी जान लगा के हमारे एमसी पे वार करना शुरू कर देती है, पर हमारा एमसी बहुत ही आराम से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। और वुई सोचती है कि आखिर क्यों मैं इसे हिट नहीं कर पा रही हूँ, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। और इतनी देर तक वुई से लड़ने की वजह से हमारे एमसी ने शैडो नाइट कैट के जीन फ्यूजर का लगभग सारा ही जरूरी डेटा जमा कर लेता है। और डेटा इकट्ठा करने के बाद हमारा एमसी सोचता है कि अब इस पे वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और बिना टाइम वेस्ट किए हमारा एमसी एक जोरदार मुक्का वुई के फेस पे मारता है। और पंच पड़ते ही वुई सोचती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और हम देखते हैं कि वुई सीधा कोर्ट के बाहर ऑडियंस में जाके गिरती है। वुई का चपटा फेस देख के एक लड़का कहता है कि हे भगवान, आखिर इतने सुंदर चेहरे पे कोई कैसे अटैक कर सकता है। और हम देखते हैं कि वुई अपने फेस को ढककर रोने लगती है। और उधर डीनमा भी वुई का नाम चिल्लाते उसके पास आ जाता है। और वो हमारे एमसी से कहता है कि एमसी तुम आखिर एक लड़की को ऐसे कैसे मार सकते हो, ये किसी भी मर्द को शोभा नहीं देता। और हमारा एमसी कोर्ट के अंदर से कहता है कि एवोल्यूशन के रास्ते पर मर्द और औरत में कोई भी फर्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ताकत मायने रखती है। और ऊपर से ली ये सब सुन के कहता है तुमने सही कहा, एवोल्यूशन के रास्ते पे सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। और तुरंत इसके बाद ली वहाँ ऊपर से नीचे जंप करता है। और ली को इस लड़ाई में एंटर होते देख ऑडियंस कहती है कि ये तो ली मोयू है, क्या अब ये लड़ने वाला है एमसी से। और जीन फ्यूजर के सारे स्टूडेंट्स ली को चेयर करते हुए कहते हैं कि ब्रदर ली, तुम हमारे जीन फ्यूजर क्लास की आखिरी उम्मीद हो, इसे बिना किसी रहम के कुचल के रख दो, सिस्टर वुई का बदला तुम्हें ही लेना पड़ेगा। और ली हमारे एमसी से कहता है कि एमसी मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम दिखावा
करने में इतने माहिर हो गए, जानबूझकर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ सेकंड हाईएस्ट स्कोरर होने का नाटक कर रहे हो तुम, ताकि एंट्रेंस टेस्ट के वक्त एक के बाद एक प्रोविंस टॉपर को हरा सको। पर अफसोस की बात है तुम अकेले ही नहीं हो जिसने अपने पावर्स को छुपाया है। और ऐसा बोलते हैं ली की बॉडी में बहुत ही खतरनाक चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और ली कहता है कि मैंने भी अपने पावर्स को छुपाया है। और इधर हम देखते हैं कि वो टकला जीन फ्यूजर भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ली भी एक जीन फ्यूजर है। और मैकेनिकल के डीन कहते हैं कि उसके पास डेमोनिक आइड ग्रेट एप के जीन्स हैं। इसे वही फ्यूज कर सकता है जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ एडवांस लेवल तक पहुंच गया हो। इसका करंट बायोलॉजिकल प्रेशर देखकर लग रहा है कि ये पहले ही ऑर्डिनरी लेवल 6 रैंक पर पहुंच चुका है। ये अभी भी ऑर्डिनरी लेवल पर ही है, पर फिर भी इसने डेमोनिक आइड ग्रेट एप के जीन्स के साथ सक्सेसफुली फ्यूज कर लिया है। ये नौजवान अपने भाई की तरह ही खौफनाक जीन फ्यूजर है। और उधर ये सब देख के हमारे डीन के सपने टूट जाते हैं। डीन सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, मैं तो गया, 1900 क्रेडिट मतलब पूरे 19 मिलियन युआन। और तभी ये सीन इन दोनों ओदू चोदू पे शिफ्ट होता है। इनमें से एक कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिशन इशू किया है। और तभी एक बंदा इन दोनों को कॉल पे कहता है कि मैंने यूनिवर्सिटी के बाहर वाले पार्क में पहले ही एक एडवांस लेवल डेमोनिक सीड रख दिया है, तुम दोनों उसे लेकर आओ, फिर कोई मौका देकर ली मोयो को उसे खिला देना। और ये सुन के उनमें से एक कहता है कि ली मोयो क्योटो की ली फैमिली का यंग मास्टर है, क्या उसे डेमोनिक सीड खिलाना कुछ ज्यादा ही रिस्की नहीं होगा। और वो कॉल वाला बंदा कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पहुंच तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योटो की इस मामूली सी ली फैमिली को तो वो चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। और ये सब सुन के उनमें से एक कहता है क्या हम दोनों ये सब करने वाले हैं। और दूसरा कहता है क्या कोई और रास्ता है हमारे पास। और ये सीन यहीं पे कट होके हमें अरीना का सीन दिखाई जाता है। और हमारे एमसी ली के ट्रांसफॉर्मेशन को देख के सोच रहा होता है कि डेमोनिक आइड ग्रेट एप एक म्यूटेंट बीस्ट है जिसने अपने स्ट्रेंथ और डिफेंस को दोनों को मैक्सिमाइज कर लिया है, लेकिन इसकी स्पीड अभी थोड़ी कम है। नॉर्मली जब एक इंसान एडल्ट बन जाता है तो वो एडवांस बायोलॉजिकल लेवल तक पहुंच जाता है और उनमें से कुछ बहुत ही ताकतवर रेयर लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। ली हमारे एमसी से कहता है कि माना कि तुम और मा जी वुई यूनिवर्सिटी के टॉप फ्रेशमैन में गिने जाते हो, पर तुम्हारी और मेरी ताकत के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये सोच रहा हूँ कि क्या तुम लड़ाई शुरू होने के बाद भी पहले की तरह इतने रिलैक्स और काम रह पाओगे। और हमारा एमसी इस सवाल का जवाब अपने पंच से देने की डिसाइड करता है। और हम ये देखते हैं कि ली ने हमारे एमसी के पंच को डॉज कर लिया। और हमारा एमसी सोचता है कि इसका रिएक्शन स्पीड तो ठीक ठाक ही है, इसने उस पंच को डॉज कर लिया जिसे मैंने जानबूझकर ऑर्डिनरी लेवल 6 रैंक पर लिमिट किया था। चलो अच्छा हुआ, अब इसे ऑर्डिनरी लेवल 7 की स्पीड पर बढ़ाते हैं। और हमारा एमसी फिर से ली को एक मुक्का मारने के लिए रेडी होता है। और हम देखते हैं कि ये पंच परफेक्टली लैंड भी हो जाता है सीधे ली के गालों पर। और हम देखते हैं कि ली हमारे एमसी के पंच को खाने के बाद भी वहाँ खड़ा रहता है। हमारा एमसी सोचता है कि इसका डिफेंस बाकी 6th रैंक वालों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, ऑर्डिनरी लेवल के हिसाब से ये काफी बढ़िया है। और ली कहता है ये तो धोखाधड़ी है, तुमने मुझ पे अचानक से हमला किया, लेकिन अब जब मैं की पूरी तरह से फोकस हूँ तुम्हारे पंचेस का मुझे लगना मुश्किल है। और ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि हमारे एमसी तुरंत एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। और ये सब देख के ऑडियंस के लोग कहते हैं कि भले ही एमसी ली से ज्यादा तेज है, पर बदकिस्मती से वो ली को ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा है। ली बेशक एमसी से स्लो है, पर उसके तगड़े डिफेंस की वजह से एमसी के गलती करने के चांसेस ज्यादा हैं। और मुझे तो लगता है कि एमसी ली का एक भी मुक्का नहीं झेल पाएगा। मुझे तो लगता है इस फाइट का नतीजा पहले से ही तय है। इधर हम देखते हैं कि ली हमारे एमसी के सारे पंचेस को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। और ये सब देखने के बाद हमारा एमसी मन में सोचता है कि चलो अब बहुत हुआ, इसका मैंने रिएक्शन स्पीड नोट कर लिया है, आखिरी एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का वक्त है। और हम देखते हैं हमारे एमसी ली के पास बहुत ही तेजी से जंप करता है। और इधर ली कहता है कि एमसी मैंने तुम्हारे स्पीड को कम समझा था, लेकिन उससे तो कम तुम्हारी ताकत है, तुम मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते, इस लड़ाई में तुम्हारा हार तो तय है, तो चलो अब मेरी बारी है। ऐसा बोलते हम देखते हैं ली हमारे एमसी को एक बहुत बड़ा पंच मारने जाता है। और ऑडियंस में सभी लोग चिल्लाते हैं कि एमसी वहाँ से हट जाओ। और हमारे एमसी के ऊपर ये पंच पड़ता हुआ देख सभी लोग हमारे डीन को कहते हैं कि डीन जी हमारे बैंक में 100 क्रेडिट ट्रांसफर करना भूलिएगा मत। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के ऊपर ली का पंच पड़ते ही एक बहुत ही जोरदार और बड़ा शॉक वेव निकलता है और अगले ही सेकंड में हमें कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं ली जमीन पे गिर जाता है और वो कहता है कि अरे मेरा हाथ टूट गया। और ये नजारा देख के सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है। कोई कहता है क्या हुआ, आखिर ली को क्या हुआ, क्या इसका मतलब ये है कि एमसी जीत गया, ये तो काफी अजीब है। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि सच में डेमोनिक आइड ग्रेड एप के जीन फ्यूजन की वजह से इसे बहुत ही ज्यादा ताकत मिला, इतना ज्यादा कि इसने अपना ही हाथ तोड़ लिया। और तभी हमारा एमसी मेडिकल टीम को बुलाता है। हमारा एमसी कहता है कि लगता है ली मोयो का राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया है, मेडिकल टीम तुरंत यहाँ आइए और इसका इलाज करिए। और मेडिकल टीम वाले कहते हैं कि जी हम आ रहे हैं। और अचानक से हम देखते हैं कि मेडिकल टीम
टीम से पहले वहाँ हमारे प्रिंसिपल युयान पहुंच जाती हैं। वो कहती हैं सभी लोग रास्ते से हटो और हमारे प्रिंसिपल ली के हाथ को चेक करके कहती हैं कि इसका पूरा राइट हैंड टूट चुका है। और वो सोचती हैं कि क्या इसकी वजह ये है कि उसने एमसी के चेहरे पर पंच किया और अपनी ही ताकत का बैकलैश झेलना पड़ा। और तुरंत वो एक गोली निकालती हैं और ली के मुंह में डाल देती हैं। और वो अपने मन में ये सोच रही होती हैं अगर ऐसी ही बात है तो एमसी का चेहरा कितना ज्यादा टफ होगा। और हमारे प्रिंसिपल हमारे एमसी को बहुत ही गौर से देखने लगती हैं। और उसी पल हमारा एमसी अपना नेचुरल एट्रीब्यूट नेचुरल कैमोफ्लेज एक्टिवेट कर देता है। और वो सोचता है कि क्या प्रिंसिपल अपना मेंटल पावर यूज करके मेरे स्ट्रेंथ को चेक करने की कोशिश कर रही हैं। और थोड़ी देर बाद हमारे प्रिंसिपल हमारे एमसी के बगल से निकलते हुए सोचती हैं कि एमसी का बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल 6 रैंक पर है, फिर भी उसकी स्किन की टफनेस सेम लेवल के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा है। जहाँ तक कि उसके बोन्स और मसल्स की बात है वो बेशक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या सच में यही इसकी असली ताकत है? आगे सभी डीन और प्रिंसिपल मीटिंग करते हैं और उनमें से ये टकला कहता है कि तो आखिर में एमसी की असली ताकत है क्या? और प्रिंसिपल कहती हैं कि ऑर्डिनरी लेवल 6 और थोड़े अनयूजुअल स्ट्रॉन्ग फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ और मुझे कुछ खास नहीं मिला। और उन सब की मीटिंग को देख के हमारा एमसी सोचता है कि लगता है काम बन गया, मैं उन्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। इधर ली उठा है और वो कहता है कि उन्होंने मुझे किस तरह की चमत्कारी गोली खिला दी, मैं बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। और हमारा एमसी ली से पूछता है क्या तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया? और ली खुशी में कहता है कि हाँ ये पूरी तरह से ठीक हो गया। और तभी हमारा एमसी ली को एक किक मारता है और वो कहता है कि ठीक हो गया ना तो भाग जाए यहाँ से। एमसी एक बार मेरा जीन फ्यूजन नए लेवल पर पहुंच गया तो मैं तुम्हें इसी स्टेज पर जरूर हराऊंगा। इधर हम देखते हैं कि जीन फ्यूजस और ऑर्डिनरी लेवल के बीच में बहस शुरू हो जाती है। एक ऑर्डिनरी कहता है कि क्या तुम सबको लगता है कि सिर्फ तुम ही लोग जीन फ्यूजन कर सकते हो? हमारा एमसी भी कर सकता है और वो तुम सबसे बेहतर कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को हारने के बाद इतना एरोगेंट बनते देखा है। और जीन फ्यूजस में से एक बंदा कहता है कि ली एमसी से हारा है, तुझसे नहीं तो तू क्यों इतना आकड़ में आ रहा है? और ऑर्डिनरी बंदा कहता है कि अगर एमसी जीत गया इसका मतलब हमारी पूरी क्लास जीत गई। और इधर हमारा एमसी सोचता है कि 1 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। और इधर हम देखते हैं कि सारी ऑडियंस हमारे एमसी को चीयर कर रही होती है और कांग्रेचुलेशंस बोल रही होती है। ऑडियंस कह रही होती है कि तुम कमाल के हो, तुम हमारे क्लास के गर्व हो। और सारी ऑडियंस मिलकर हमारे एमसी को कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं इस साल मार्शल आर्ट क्लास 1 के फ्रेशमैन किंग बनने पर। और तभी हमारे एमसी ऑडियंस के ऊपर से एक लंबा जंप मारता है और वो सोचता है कि अब जब मैंने फ्रेशमैन किंग का टाइटल जीत ही लिया है। वो क्वीन नान के पास आता है और उसे गोद में उठा लेता है। और ये सब देख के ऑडियंस कह रही होती है कि क्या वो जीनियस क्लास की क्वीन नहान ही है ना, लेकिन आखिर एमसी को उससे क्या काम है? और इधर हमारी क्वीन नान शर्माते हुए सोच रही होती है कि कहीं एमसी। और तभी हमारा एमसी एक लंबा जंप मार के कोर्ट के बीच में क्वीन नान के साथ लैंड होता है। और हमारी क्वीन नान सोच रही होती है लगता है ये हमारे रिलेशन के बारे में सबको बताने वाला है। पर हमारा एमसी क्वीन नान को वहीं पे उतारता है और एक जंप मार के ऑडियंस के पास आ जाता है। और हमारा एमसी जोर से अनाउंस करता है कि मैं सेकंड से लेकर 10th तक सारे स्पॉट्स को ले रहा हूँ। और ऐसा सुनते ही ऑडियंस में कई सारे लोग बौखला जाते हैं। एक कहता है कि एमसी अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। वो कहते हैं जीनियस क्लास सभी लोग मिलके चलो इस पे हमला करते हैं, चलो इसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं और उस गद्दार क्वीन नान को मत भूलना। और ये सभी लोग हमारे एमसी पे हमला कर देते हैं। पर हमारा एमसी बस कुछ ही पलों में इन सबको पीट पाट के सपाट कर देता है। और तभी अचानक से वही हमारे क्वीन नान पे हमला करने जाती है। और इससे पहले वो क्वीन नान पे हमला कर पाती है हमारे एमसी का एक जोरदार किक उसे पड़ता है और वो बहुत दूर जाके गिरती है। वैसे ये कौन सा तरीका है गिरने का? खैर ऊपर से हमारे डीन में ये सब देख के चिल्लाते हैं वही। और इधर हमारे एमसी सारे हारे हुए जीन फ्यूजस को देख के सोचता है कि चलो जीनियस क्लास के सारे दुश्मनों का तो पूरी तरह से खात्मा हो गया। मुझे नहीं लगता अब कोई ऐसा बचा होगा जो मेरा विरोध करने की हिम्मत कर सके। और इधर हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी क्वीन नान सेकंड प्लेस पे आ जाती है क्योंकि बस वही बची होती है जीनियस क्लास में से। और सभी लोग हमारे क्वीन नान को कांग्रेचुलेट करते हैं। और आगे हमारे एमसी ऑर्डिनरीज में अनाउंस करता है कि बाकी रैंकिंग्स की बात करें तो बारी बारी से करो, रैंक तुम रखो, क्रेडिट मैं लूंगा। और ऑडियंस में सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि भाई मैं रखूंगा, मुझे भी टॉप 10 में होने का एक्सपीरियंस चाहिए। और आगे कैलकुलेशन के हिसाब से टॉप 10 के टोटल 550 क्रेडिट्स होते हैं। ऑर्डिनरी क्लास फ्रेशमैन को मिलने वाले 9 क्रेडिट को जोड़कर टोटल 559 क्रेडिट्स होते हैं। और टॉप 10 में रैंक पाके सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। और इधर हमारे डीन हमारे प्रिंसिपल से कहता है कि ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, एमसी की हरकतें साफ तौर पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ हैं। वो पहले ही फ्रेशमैन किंग का टाइटल जीत चुका है तो वो टॉप 10 की सारी पोजीशन को कैसे हथिया सकता है। और
तभी वहाँ हमारे डीन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उसने एग्जैक्टली रूल्स कैसे तोड़े, तुम क्या ये जानना चाहते हो। और हमारे डीन कहते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट ने कभी भी फाइटर्स को हायर करके टॉप 10 में जगह बनाने पर रोक नहीं लगाई है। और डीनमा कहता है कि सिर्फ इसीलिए कि कोई साफ रूल्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब सही है। एमसी साफ दौर के रूल्स के लूप होल का फायदा उठा रहा है। लूप होल्स मतलब कमियां। और तभी ये सब सुन के हमारी प्रिंसिपल कहती हैं कि डीनमा तुम सच कह रहे हो, ये सच में रूल्स में एक लूप होल है, मगर इसे अगले साल से ठीक किया जा सकता है। अभी इन सारे रूल्स को बदलना एमसी के साथ ना इंसाफी होगी। और प्रिंसिपल के ऐसा कहते ही हमारा डीनमा शांत हो जाता है और वो कहता है जी मैम समझ गया। और इधर हम देखते हैं कि इन दोनों ओदू चोदू को फिर से कॉल आता है और वो कॉल वाला बंदा कहता है कि प्लान बदल गया है, ली मोयू को भूल जाओ। और तुरंत सीन हमारे एमसी पे शिफ्ट होता है और सारी ऑडियंस हमारे एमसी को हवा में उछालते हुए कह रही होती है कि एमसी को ले आओ, उसे एडवांस लेवल का डेमोनिक सीड खिलाओ और उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना दो। थोड़ी देर बाद ये टेस्ट खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे डीन हमारे एमसी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि एमसी आखिर तुमने मुझसे और कितने सरप्राइजेस छुपा के रखे हैं। और डीन हमारे एमसी को गले लगाने ही वाले होते हैं तभी हमारे एमसी वहाँ से हट जाता है और हमारा एमसी कहता है कि आपने जो वादा किया था उसे भूलिएगा मत। और हमारे डीन कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये लो तुम्हारे 10 QI ब्लड पिल्स और साथ में ही सेमेस्टर के तुम्हारे ट्रिपल बेनिफिट भी। मैंने इन्हें डायरेक्ट 300 क्रेडिट के रूप में ट्रांसफर कर दिया है, अब तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। और डीन अपने मन में सोचते हैं कि आखिर तुमने मुझे बेट जीतने में मदद जो की है, पूरे को पूरे 1900 क्रेडिट्स। और तभी डीन हमारे एमसी के कानों के पास आते हैं और वो कहते हैं कि एमसी देखो बेटा, मुझसे सच ही बोलना, तुमने और कितनी ताकत अपने अंदर छुपा रखी है, आखिर तुम्हारा असली रैंक क्या है बेटा। और हमारा एमसी कहता है कि ऑर्डिनरी लेवल 6th रैंक। मैंने स्किन टेम्परिंग का पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है, थोड़ी फेशियल मसल्स को टेम्पर किया है और मैं पहले से ही सख्त फेशियल बोन्स के साथ पैदा हुआ था। और ऐसा सुनते ही हमारे डीन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुमने फ्लैश टेम्परिंग भी सीख लिया। और डीन हमारे एमसी के हाथ को पकड़ के रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे ग्रेजुएट होने से पहले तुम एक प्योर ब्लडेड इंसान रहते हुए भी एडवांस लेवल बीइंग बन जाओगे। इसके लिए तुम्हें प्योर ब्लडेड ह्यूमन पाथ वाले रास्ते पर टिके रहना होगा और मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में बहुत ही बड़े बड़े काम करोगे। और इस पे हमारा एमसी कहता है कि हाँ ठीक है मैं करूंगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने रूम में अपने बेड पे बैठा हुआ होता है और वो डीन के द्वारा दिए गए पिल्स को देख के सोचता है कि अच्छा तो ये है QI ब्लड का पिल, चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। और वो एक पिल खा जाता है और पिल को खाते ही तुरंत सिस्टम पॉपअप होता है और उसे बताया जाता है कि उसने QI और ब्लड में 108 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। और इस पे हमारा एमसी सोचता है कि बस इतना ही, इससे ज्यादा तो मुझे यूज इट और लूज इट वाले स्किल से 1 किलोमीटर भागने से ही मिल जाता है। और हमारा एमसी सोचता है चलो इसे क्यूनहान को दे देते हैं। और तभी क्यूनहान वहाँ आ जाती है और वो हमारे एमसी को देख के पूछती है तुम आखिर कब आए। और हमारा एमसी कहता है बस आधे घंटे पहले। और हमारा एमसी क्यूनहान को एक पिल देता है और वो कहता है कि ये QI और ब्लड का पिल है, इसे एक बार ट्राई करके देखो। और क्यूनहान बोलती है क्या QI ब्लड का पिल, चलो ट्राई करते हैं। और क्यूनहान के पिल खाने के तुरंत बाद हमारा एमसी पूछता है कैसा फील हो रहा है। और हमारी क्यूनहान बोलती है मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है और मुझे साफ दौर से फील हो रहा है कि मेरे अंदर QI और ब्लड की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। और क्यूनहान कहती है ये QI ब्लड पिल तो सच में बहुत ही कमाल का है। और हमारा एमसी कहता है ये QI ब्लड पिल मुझे ज्यादा मदद नहीं कर रहे हैं, तो बाकी बचे हुए 8 पिल भी तुम ही रख लो और दिन में सिर्फ एक ही बार इन्हें खाना। और जिसपे हमारी क्यूनहान ठीक है कहती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि हमारा एमसी सुबह सुबह सिस्टर यान के पास पहुंचता है और उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है। और सिस्टर यान कहती है कि हाँ गुड मॉर्निंग फ्रेश मैन किंग। और यान कहती है कि मैंने डीन से सुना कि तुम्हारा बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल 6 तक पहुंच चुका है और तुमने फ्लैश टेम्परिंग भी सीख लिया है। और हमारा एमसी कहता है कि हाँ आपने सही सुना है। और एमसी के ऐसा कहते ही सिस्टर यान अपनी स्ट्रेचिंग छोड़ हमारे एमसी की तरफ दौड़ पड़ती हैं और वो कहती हैं कि हे भगवान एमसी तुम तो हद से ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे ज्वाइन करने से ट्रिवेन पेवेलियन पक्का दुनिया हिला देगी और लोगों के नजरिए बदल जाएंगे। और हमारा एमसी कहता है हाँ ठीक है चलिए तो फिर साथ में मेहनत करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि हमारा एमसी बुक्स पढ़ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि सालों के रिसर्च के बाद भी डीन और सिस्टर यान ब्लड टेम्परिंग के एपर्चर को ओपन करने में नाकाम रहे हैं। लगता है मुझे खुद ही ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। हेवनली विजडम रूट बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट के साथ मेरे लिए ऐसे रिसर्च तो बहुत ही आसान है। और एमसी को रिसर्च करता हुआ देख सिस्टर यान कहती हैं कि एमसी स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, शायद वो चाहते हैं कि तुम उन्हें ज्वाइन कर लो क्योंकि तुमने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और हमारा एमसी कहता है कि मैं इस समय इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और यान कहती है तुम्हें पता है ना यूनियन के मेंबर्स को हर महीने क्रेडिट्स पॉइंट्स मिलते हैं। और हमारा एमसी कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। और हम देते कि हमारा एमसी बाहर निकलता है और प्रेसिडेंट यूनियन से मिलता है। जोहू हमारे एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं जोहू हूँ, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। और हमारा एमसी कहता है कि हेलो प्रेसिडेंट जोहू। जोहू कहता है कि मैं यहाँ आपको फॉर्मली इनवाइट करने आया हूँ स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने के लिए एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर, ताकि आपके फ्यूचर
प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयारी की जा सके। जोहू कहता है कि स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि तीनों वक्त का स्पेशल खाना, आपको यूनिवर्सिटी के छोटे बड़े हर फैसले में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, आपको मंथली क्रेडिट के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो क्या आप स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं? और हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैं हूँ। और जोहू बोलता है लेकिन इसकी एक शर्त है, आपको प्योर ब्लडेड ह्यूमन के पाथ को छोड़ना होगा और जीन फ्यूजन के रास्ते को अपनाना होगा। और जिसपे हमारा एमसी कहता है लेकिन क्यों? और जोहू कहता है कि स्टूडेंट यूनियन सिर्फ उन्हीं जीनियस को एक्सेप्ट करती है जिनका कोई फ्यूचर हो। आप बेशक ही बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप जीन फ्यूजन पाथ को फॉलो करने से मना करते हैं तो बड़े से बड़ा टैलेंट भी आखिर में एक ऑर्डिनरी लेवल पर ही अटक कर रह जाता है। आपके डीन और सिस्टर यान इस बात के जीते जागते मिसाल हैं। और जोहू के इसी सवाल के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर हमारा एमसी क्या चुनता है, क्या वो जीन फ्यूजन करेगा या फिर वो प्योर ब्लडेड ह्यूमन के पाथ को ही फॉलो करेगा। तो भाई लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए ताकि इस वीडियो का हाइप मिल सके। और मैं आपको बता दूं मैं किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं करता। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इनफिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो पार्ट 10 में।